जय हिंद साथियों। मैं विवेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्राकल्पना का प्रतिपादन किस प्रकार से किया जाता है, किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, प्राकल्पना का महत्व, प्राकल्पना निर्माण की सीमाएं और प्राकल्पना निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, उसका अध्ययन आज के वीडियो में हम करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में हमने प्राकल्पना का अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर चर्चाएं की थी। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं उपकल्पना की अर्थ परिभाषाओं के लिए। आज हम किस प्रकार से प्राकल्पनाओं का प्रतिपादन करते हैं और क्या सीमाएं हैं, ये सब हम आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राकल्पना का प्रतिपादन और उसके स्रोत। एक अध्ययनकर्ता अनेक स्रोतों से प्राकल्पना ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति अपनी स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, कल्पना अथवा अंतर्दृष्टि के आधार पर भी प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है। लुंडबर्ग कहते हैं कि हम एक उपयोगी प्राकल्पना की खोज कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्रीय साहित्य, मानव जाति शास्त्र एवं सिद्धांतों में से कर सकते हैं। गुडे एवं हार्ट ने प्राकल्पना के 4 स्रोत बताए हैं: सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं तथा व्यक्तिगत अनुभव। आइए तो हम इन प्राकल्पना के स्रोतों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सामान्य संस्कृति पर। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है। उसके सदस्यों की रहन सहन, खान पान और वस्त्र की एक शैली होती है। परिवार, विवाह, नातेदारी और सामाजिक संस्थाओं तथा आचरण के नियमों में एक रूपता पाई जाती है, जो कि उनकी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। यह सामान्य संस्कृति भी प्राकल्पना के विकास में सहायक होती है। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत 3 बातें प्रमुख हैं: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास तथा सामाजिक परिवर्तन। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की, कल्चरल बैकग्राउंड। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी विज्ञान के विकास और प्राकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है जो विज्ञान के उद्भव और विकास को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान का विकास और स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों और अमेरिका में ही क्यों हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं? इसका कारण भी उन देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक मूल्यों में है। अमेरिका और भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भिन्नता होने के कारण दोनों देशों में निर्मित प्राकल्पनाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार प्रथा, नातेदारी, जाति व्यवस्था आदि का विशेष महत्व है। इसलिए भारत में कोई भी प्राकल्पना इन पर आधारित हो सकती है। दूसरी ओर पश्चिमी समाजों में व्यक्तिवाद का अधिक बोलबाला होता है। वहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवादिता को विशेष महत्व दिया जाता है। वहाँ व्यक्तिगत सुखों का संबंध कई बातों से जोड़ा जाने लगा है। वहाँ व्यक्तिगत सुख के प्रसंगों को लेकर अनेक प्राकल्पनाएं बनती हैं। दूसरी ओर भारत में संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, छुआछूत, जजमानी प्रथा, पंचायत व्यवस्था आदि को लेकर महत्वपूर्ण प्राकल्पनाएं बनाई जाती हैं। इसको उदाहरण से हम समझते हैं। संयुक्त परिवार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। उच्च जातियों की तुलना में निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति भी निम्न होती है आदि। स्पष्ट है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक विशेष प्रकार की प्राकल्पना को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोक विश्वास। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी सामान्य मान्यताएं एवं विश्वास पाए जाते हैं जिनकी अभिव्यक्ति कहावतों, मुहावरों, दोहों, तुकबंदियों, सूक्तियों आदि के द्वारा होती है। चूंकि इनका प्रचलन समाज में एक लंबे समय से होता है, अतः कई लोग तो इन्हें सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं। किंतु ये कहावतें और विश्वास वास्तव में कहाँ तक सत्य है, यह जानने के लिए अनुसंधानकर्ता इनमें से किसी को भी प्राकल्पना मानकर उसका अध्ययन कर सकता है। सामाजिक परिवर्तन। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है। समय के साथ उनमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यह परिवर्तन नई नई प्राकल्पनाओं को जन्म देता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में कुछ प्राकल्पनाएं इस प्रकार हो सकती हैं, जैसे भारत में ज्यों ज्यों औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ता जाएगा, संयुक्त परिवार टूटेंगे।
तथा जाति प्रथा का विघटन होगा। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारतीय समाज में स्त्रियों की परिस्थिति उच्च होगी और प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रसार के साथ साथ समानता की भावना में भी वृद्धि होगी। वैज्ञानिक सिद्धांत। कई प्राकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं और ये सामान्यीकरण ही प्राकल्पना के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही सामाजिक वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया है। सादृश्यताएं। कई बार समरूपताएं भी प्राकल्पना को जन्म देती हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की शरीर रचना से ग्रहण की थी। वे समाज को भी एक शरीर की भांति मानते थे। जूलियन हक्सले का मत है कि किसी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन प्राकल्पनाओं के आधार हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार मानव और पशु के समान रूप में पाए जाते हैं। पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर ही मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव की समान कल्पना की गई है। लुई पाश्चर ने चेचक के टीके का आविष्कार गायों में होने वाले चेचक की सादृश्यता के आधार पर ही किया था। व्यक्तिगत अनुभव। कई प्राकल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभवों का परिणाम होती हैं। उदाहरण के लिए लोम्ब्रोसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं इस प्राकल्पना को सैनिक के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ग्रहण किया था। न्यूटन की पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्राकल्पना, डार्विन की अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्राकल्पना तथा माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की प्राकल्पना आदि अनेक व्यक्तिगत अनुभवों का ही परिणाम है। इस प्रकार विविध घटनाओं या अवस्थाओं में एक अध्ययनकर्ता को जो विशेष अनुभूतियां होती हैं उसी के आधार पर वह विभिन्न प्राकल्पनाओं को जन्म देता है। अंतःप्रज्ञा। अनेक प्राकल्पनाओं का आधार मानव की अंतर्दृष्टि अथवा अंतरात्मा की आवाज़ होती है। जीवन की अनेक घटनाओं के प्रति हमारे निष्कर्ष अंतर्दृष्टि पर ही आधारित होते हैं। कई बार हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं, मेरा मन ऐसा कहता है। यही उसकी अंतःप्रज्ञा कही जा सकती है। अंतःप्रज्ञा पर आधारित प्राकल्पनाओं का कई बार परीक्षण करना बहुत कठिन होता है। महापुरुषों तथा आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा अनेक निष्कर्ष अंतःप्रज्ञा के आधार पर ही दिए जाते हैं। अनुसंधान एवं साहित्य। कई बार हम अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्ष एवं साहित्य के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। लुंडबर्ग की मानता है कि हम कविताओं, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, नृजातीय विज्ञान एवं वर्णनात्मक साहित्य तथा कलाकारों और चिंतकों के मानव के सामाजिक संबंधों पर आधारित सिद्धांतों के आधार पर भी प्राकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने अभी प्राकल्पना निर्माण के स्रोतों पर चर्चा की। अब हम प्राकल्पना का महत्व जानने का प्रयास करेंगे। अनुसंधान में प्राकल्पना के महत्व को अनेक प्रकारों से दर्शाया गया है। विद्वान इसकी तुलना ध्रुव तारे एवं कुतुब मीनार से करते हैं, तो कुछ समुद्र में जहाज को रास्ता दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ से, जो अनुसंधानकर्ता और वैज्ञानिकों को भटकने से बचाते हैं। मैक्स वेबर का मत है कि प्राकल्पना से प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान में नए प्रश्नों को प्रोत्साहन मिलता है। गुडे एवं हार्ट का मत है कि एक प्राकल्पना यह बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं, और उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी अनुसंधान में प्राकल्पना के अभाव में निश्चयात्मक निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन है। इसके अभाव में अनुसंधानकर्ता अपने मार्ग से भटक सकता है। इसी के द्वारा वह सत्य और असत्य की पुष्टि करता है एवं विषय से संबंधित वास्तविकताओं का पता लगाता है। प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान पतवार विहीन जहाज की भांति होता है। अब हम प्राकल्पना के महत्व को विषयवार बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। प्राकल्पना हमारे
अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करती है कि हमें किसकी खोज करनी है। अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करके ही हम उससे संबंधित तथ्यों की गवेषणा करते हैं। प्राप्त कल्पनाएं हमें यह बताती हैं कि हमें किन तथ्यों का संकलन करना है और किन का नहीं, कौन से तथ्य हमारे उद्देश्य के अनुरूप और सार्थक हैं तथा कौन से निरर्थक हैं। कोहेन एवं नागेल लिखते हैं कि प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान एक अनिश्चित तथा विचार विहीन भटकाव की भांति है। उसके निष्कर्षों को स्पष्ट अर्थ वाले तथ्यों के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। अध्ययन के उद्देश्य हमारे संकलन स्रोतों का भी निर्धारण करते हैं। उचित दिशा प्रदान करना। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है और उसे इधर उधर भटकने से रोकती है। इससे अनुसंधानकर्ता का ध्यान मुख्य विषय पर टिका रहता है। प्राकल्पना उसे विभिन्न मार्गों में से केवल उचित और सही मार्ग पर ही ले जाती है। बान डलेन प्राकल्पना को ऐसे शक्तिशाली आकाशदीप के रूप में मानते हैं जो अनुसंधानकर्ता का मार्ग प्रशस्त करती है। पीबी यंग लिखती हैं कि इस प्रकार प्राकल्पना का प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज तथा अंधाधुंध तथ्य संकलन से रक्षा करता है जो बाद में अध्ययन समस्या के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त सिद्ध होता है। अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। लुंडबर्ग के अनुसार प्राकल्पना के आधार पर हम जानबूझकर अपनी विचार शक्ति को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावना को कम करने का प्रयास करते हैं। प्राकल्पना अनुसंधान कार्य की सीमा निर्धारित करके अध्ययनकर्ता का ध्यान अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू अथवा तथ्यों पर ही केंद्रित करती है। दूसरे शब्दों में प्राकल्पना अध्ययन को एक निश्चित सीमा में बांध देती है। अध्ययनकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह एक विषय से संबंधित सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन कर सके। अतः यह आवश्यक है कि अध्ययन को विशिष्ट, यथार्थ और वैज्ञानिक बनाने के लिए उसे सीमित किया जाए। अध्ययन में निश्चितता लाना। प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। इससे अध्ययनकर्ता को यह ध्यान रहता है कि उसे कब, कहाँ और कौन सी सूचनाएं संकलित करनी है। इससे अनियमितता एवं अव्यवस्था की संभावना नहीं रहती। तथ्यों के संकलन में सहायक। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता को समस्या से संबंधित उपयुक्त तथ्यों को संकलित करने को प्रेरित करती है। प्रारंभ में ऐसा भी हो सकता है कि वैचारिक अस्पष्टता के कारण हम तथ्यों के एक जंगल को एकत्रित कर लें, किंतु बाद में उनमें से हमें कुछ विशिष्ट तथ्यों का ही चुनाव करना पड़ता है। इस कार्य में प्राकल्पना हमारी सहायता करती है। एम.एच. गोपाल इस विषय में लिखते हैं कि प्राकल्पना के बिना अध्ययनकर्ता अनावश्यक, यहाँ तक कि व्यर्थ सामग्री भी एकत्रित कर सकता है और वास्तव में महत्वपूर्ण तथा लाभकारी तथ्य उसकी दृष्टि से छूट सकते हैं। निष्कर्ष निकालने में सहायक। प्राकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है और तथ्यों के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि हमारी प्राकल्पनाएं सत्य हैं अथवा असत्य हैं। दोनों ही स्थितियों में हमें सत्यान्वेषण करना होता है, जो कि इसके अभाव में नहीं हो सकता। नोथोर्प का मत है कि किसी प्राकल्पना में विद्यमान तथ्य समस्या के समाधान भी हो सकते हैं। क्या वे वास्तव में समाधान है, यह जांच का कार्य है। सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। पीटर एच. मन्न का मत है कि प्राकल्पना तथ्यों व सिद्धांतों के बीच की एक कड़ी है। एम.एच. गोपाल के शब्दों में एक सिद्धांत तथा एक प्राकल्पना के बीच का अंतर प्रकार की अपेक्षा मात्रा का अधिक है, क्योंकि जब प्राकल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है तथा स्थापित हो जाती है तो वह एक सिद्धांत का भाग बन जाती है। एक प्रकार से ये एक दूसरे से विकसित होते हैं। विलियम जॉर्ज ने भी लिखा है इस संबंध में, व्यवहारिक रूप से एक सिद्धांत एक विस्तृत प्राकल्पना है। यह एक सरल प्राकल्पना की अपेक्षा अधिक प्रकार के तथ्यों से संबंधित होती है। किसी भी अनुसंधान का प्रारंभ हम प्राकल्पनाओं के आधार पर करते हैं। जब तथ्यों के आधार पर ये प्राकल्पनाएं सिद्ध हो जाती हैं तो वे सिद्धांत का रूप ले लेती हैं। अब हम प्राकल्पनाओं की सीमाओं पर चर्चा करेंगे। प्राकल्पनाएं सामाजिक अनुसंधान में
मार्गदर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, फिर भी यदि इनका प्रयोग सावधानी से नहीं किया जाता तो ये अध्ययन के लिए खतरा भी पैदा कर सकती है। क्या क्या दोष या सीमाएं होती हैं, उनको हम इन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। प्राकल्पना में अटूट विश्वास। कई बार अध्ययनकर्ता प्राकल्पना को अपने अध्ययन का मार्गदर्शन न मानकर उसे सिद्ध करने के पक्ष में ही तथ्यों का संकलन करता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। इसी संबंध में पीबी यंग ने भी लिखा है कि एक अनुसंधानकर्ता को अपनी प्राकल्पना की शुद्धता को स्थापित करने के उद्देश्य से अध्ययन का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगली जो दोष या सीमा है प्राकल्पना की, वो है प्राकल्पना आधारित तथ्य। प्रारंभ में अध्ययनकर्ता प्राकल्पना के आधार पर ही तथ्यों का संकलन करता है, किंतु उसे चाहिए कि वह वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपनी प्राकल्पना में संशोधन एवं प्रतिबद्धन कर ले। ऐसा न करने पर संकलित तथ्य हानिप्रद एवं व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इस संदर्भ में फ्राई ने लिखा है कि मात्र विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में ही तथ्यों का संकलन नहीं करना चाहिए, वरन एक संस्था अथवा परिस्थिति की गवेषणा में प्रश्नों की को सदैव सुझाव के रूप में समझना चाहिए। अगला जो सीमा है इसकी, वो है विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव। कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी किसी विशेष रुचि और संवेग के कारण एक विशेष अध्ययन विषय का चुनाव करता है और उसके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है। तब उसके द्वारा किया जाने वाला अध्ययन अवैज्ञानिक हो जाता है। अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु। कई बार अध्ययनकर्ता अपनी प्राकल्पना को श्रेष्ठ व सही मान लेता है और उसके साथ अपने सम्मान को जोड़ लेता है। ऐसी स्थिति में वह प्राकल्पना के विपरीत यथार्थ तथ्यों को भी स्वीकार नहीं करना चाहता। यह स्थिति वैज्ञानिक सत्य तक पहुंचने में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होती है। स्पष्ट है, यद्यपि प्राकल्पनाएं अनुसंधान के लिए उपयोगी होती हैं, फिर भी उनके प्रयोग में हमें सावधानी बरतने की विशिष्ट आवश्यकता है। इस संदर्भ में वेस्तावे ने उचित ही कहा है कि प्राकल्पनाएं वे लोरियां हैं जो कि असावधान को गाना गाकर सुला देती हैं। पीबी यंग लिखती हैं इसी संबंध में, यदि अध्ययनकर्ता वास्तविक वैज्ञानिक भावना के आधार पर किसी विशेष परिस्थिति में तथ्यों को सिद्ध करने की ओर नहीं वरन सीखने और समझने की ओर बढ़ता है, तब उसकी प्राकल्पना कोई निहित स्वार्थ नहीं बनेगी, और यदि नवीन तथ्य उसकी प्राकल्पना को असत्य सिद्ध करते हैं तो उसकी ख्याति तथा प्रतिष्ठा को भी कोई आघात नहीं पहुंचेगा। अब हम प्राकल्पना निर्माण प्रक्रिया या प्रतिपादन करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। प्राकल्पना का प्रतिपादन करना कोई सरल कार्य नहीं है। इस संबंध में गुडे व हार्ट ने दो प्रकार की कठिनाइयाँ बताई हैं, सैद्धांतिक ढांचे से तथा अध्ययन प्रणालियों से। पहले हम चर्चा करेंगे सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित समस्याएं। स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित सिद्धांतों का ही ज्ञान नहीं होता, तब वह उपयुक्त प्राकल्पना का निर्माण नहीं कर पाता। नवीन विज्ञानों के संदर्भ में यह बात अधिक खरी उतरती है। ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव। यदि सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध है किंतु प्राकल्पना निर्माण में उसका प्रयोग तार्किक एवं कुशलतापूर्वक करने में अध्ययनकर्ता अक्षम है, तब भी सही प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जा सकता। अब हम अध्ययन प्रणालियों से संबंधित समस्या पर चर्चा करेंगे। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान एवं अनुसंधान की प्रणालियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिनके बारे में सभी को जानकारियां होना आवश्यक नहीं है। आज सामाजिक संबंधों का अध्ययन एवं अभिव्यक्ति गणितीय सूत्रों से की जाने लगी है। कंप्यूटर द्वारा अध्ययन में मदद ली जाती है। अतः यह आवश्यक है कि प्राकल्पनाओं के निर्माण में अध्ययनकर्ता अध्ययन प्रणालियों को भी ध्यान रखे, ताकि अध्ययन में समय और श्रम और धन की बचत की जा सके। कौन कौन सी घटनाएं? घटना की परिवर्तनशीलता। सामाजिक घटनाओं की यह विशेषता है कि वे परिवर्तनशील है। जो स्थिति आज है वह कल नहीं रहेगी। मानव के विचार, विश्वास, भावनाएं और मनोवृत्तियां बदलती रहती हैं, अतः उनके बारे में अनुमान लगाना कठिन कार्य है। मानव संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक
एवं उनके पारस्परिक संबंध भी बदलते रहते हैं। अतः उनके बारे में प्राकल्पना का निर्माण करना एक कठिन कार्य है। अध्ययनकर्ता का पक्षपात। प्राकल्पना निर्माण में एक कठिनाई अध्ययनकर्ता की अविनति या पक्षपात भी है। यदि वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी घटना के प्रति भावात्मक लगाव रखता है तो उसके द्वारा निर्मित प्राकल्पना के दोषपूर्ण एवं अवैज्ञानिक होने की संभावना रहती है। सजातीवाद या समूह केंद्रितता। दूसरों की तुलना में अपने समूह, जाति, प्रजाति के प्रति व्यक्ति के मन में संवेदनशीलता और भावात्मक लगाव होता है, जिसे हम सजातीय या समूह केंद्रितता कहते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति अन्य समाजों, समूहों एवं संस्कृतियों की तुलना में अपने समाज, समूह और संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना निर्माण में व्यक्ति का स्वयं का पक्षपात आना स्वाभाविक है। पीबी यंग ने प्राकल्पना के निर्माण के समय अध्ययनकर्ता को 3 बातें ध्यान रखने का सुझाव दिया है। अनुसंधानकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि, नियंत्रित कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक चिंतन, सैद्धांतिक ढांचे की उपलब्धता तथा उसका ज्ञान। अंत में हम कोहेम के शब्दों में कह सकते हैं कि जो लोग विषय के पूर्व ज्ञान के अभाव में कोरे मस्तिष्क से अनुसंधान कार्य आरंभ करते हैं उन्हें वैज्ञानिक उपलब्धियां बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए हमें विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किसी पूर्ण ज्ञान के अभाव में हम नहीं जान पाते कि किन तथ्यों को खोजना है तथा जांच हेतु क्या प्रासंगिक है। प्राकल्पनाओं का निर्माण करते समय उपयुक्त सभी बातों का ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। अब हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। आपने प्राकल्पना को काफ़ी विस्तृत रूप से समझा। अभ्यास प्रश्न के रूप में आप सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना के महत्व को बताएंगे, साथ ही साथ प्राकल्पना की रचना में कौन कौन सी मुख्य कठिनाइयाँ आती हैं उनको भी आप लिखेंगे या जानेंगे। तो आपने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में समाजशास्त्र के अन्य टॉपिकों पर आपके साथ चर्चा करूँगा। धन्यवाद।